नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है बिहार न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा समान हिंदी से, जो कि वर्ष 2000 का हल प्रश्न पत्र है। स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं बिहार न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा समान हिंदी का प्रश्न पत्र है, जो कि अनिवार्य प्रश्न पत्र है जिसमें न्यूनतम 30 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। तो समय को व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक अर्थात विषय। प्रश्न 1 है, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर वीडियो के अंत में दिया जाएगा। प्रश्न 2 है, अधोलिखित वाक्यों में से किन्हीं 5 वाक्यों को सरल वाक्य में परिवर्तन कीजिए। तो इसका उत्तर कुछ इस तरह से है। प्रश्न 1 है, वही सच्चा देशभक्त है जिसने देश के लिए अपना बलिदान कर दिया। सरल वाक्यों में इसका उत्तर हो जाएगा, देश के लिए आत्म बलिदान करने वाला ही देशभक्त कहलाता है। प्रश्न 2 है, मैं बहुत देर तक सोचता रहा लेकिन कुछ भी परिणाम ना आया। सरल वाक्य में इसका उत्तर हो जाएगा, मेरे बहुत देर तक सोचने पर भी कोई हल नहीं निकला। प्रश्न 3 है, जो लोग सच बोलते हैं वे सदैव आदर पाते हैं। सरल वाक्यों में इसका उत्तर हो जाएगा, सत्यवादी हमेशा आदर पाते हैं। प्रश्न 4 है, भारत सरकार ने आतंकवादियों की शर्तों को मान लिया और विमान के यात्री मुक्त हुए। सरल वाक्य में इसका उत्तर हो जाएगा, भारत सरकार ने विमान यात्रियों को छुड़ाने के लिए आतंकवादियों की शर्तें स्वीकार कर ली। प्रश्न 5 है, भारत ने बहुत प्रयत्न किए परंतु पाकिस्तान ने शिमला करार के अनुसार कश्मीर समस्या नहीं सुलझाई। सरल वाक्य में इसका उत्तर हो जाएगा, भारत की अनेक कोशिशों के बाद भी पाकिस्तान ने शिमला समझौता के आधार पर कश्मीर समस्या नहीं सुलझाई। प्रश्न 6 है, मैं घर पहुंचा और कुछ ही समय में वर्षा रुक गई। सरल वाक्य में इसका उत्तर हो जाएगा, मेरे घर पहुंचने के कुछ देर बाद वर्षा बंद हो गई। प्रश्न 7 है, जो लोग नियमित व्यायाम नहीं करते वे अस्वस्थ रहते हैं। सरल वाक्य में इसका उत्तर हो जाएगा, नियमित व्यायाम ना करने वाला व्यक्ति अस्वस्थ रहते हैं। प्रश्न 8 है, मजदूर कठिन परिश्रम करते हैं परंतु उन्हें मेहनत का उचित फल नहीं मिलता। सरल वाक्य में इसका उत्तर हो जाएगा, कठिन परिश्रम करने वाले मजदूरों को परिश्रम का उचित मूल्य नहीं मिलता। प्रश्न 9 है, अहमदाबाद औद्योगिक शहर है जो साबरमती नदी के किनारे बसा है। सरल वाक्य में इसका उत्तर हो जाएगा, औद्योगिक नगर अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न 10 है, परीक्षा का परिणाम अच्छा आया और विद्यार्थी हर्षोल्लास से नाचने लगे। सरल वाक्य में इसका उत्तर हो जाएगा, परीक्षा परिणाम अच्छा आने से विद्यार्थी खुशी से नाच उठे। प्रश्न 3 को है, निम्न 5 के केवल एक शब्द लिखें। आइए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न 1 है, जो ईश्वर में विश्वास करता है। इसका उत्तर हो जाएगा आस्तिक। प्रश्न 2 है, जो धन का दुरुपयोग करता हो। इसका उत्तर हो जाएगा अपव्ययी फिजूल खर्ची। प्रश्न 3 है, जिसके समान दूसरा कोई ना हो। इसका उत्तर हो जाएगा ओ द्वितीय। प्रश्न 4 है, जो उपकार ना माने। उसका उत्तर हो जाएगा कृत धन। प्रश्न 5 है, जिसका पति मर गया हो। इसका उत्तर हो जाएगा विधवा। प्रश्न 6 है, वह भवन जिसमें राष्ट्रपति रहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति भवन। प्रश्न 7 है, जो पढ़ा लिखा ना हो। इसका उत्तर हो जाएगा निरक्षर। और प्रश्न 8 है, जो किसी से ना डरता हो। इसका उत्तर हो जाएगा निडर। प्रश्न 3 खो है, किन्हीं 5 को शुद्ध करके लिखें। पहला प्रश्न है, मैं मेरा पाठ पढ़ता हूं। इसका शुद्ध उत्तर होगा, मैं अपना पाठ पढ़ता हूं। प्रश्न 2 है, वह आदमी से कहो। शुद्ध उत्तर इसका हो जाएगा, उस आदमी से कहो। प्रश्न 3 है, हम अखबार पढ़ता हूं। शुद्ध उत्तर हो जाएगा, मैं अखबार पढ़ता हूं। प्रश्न 4 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे।
इसका शुद्ध उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। प्रश्न 5 है, उसने मेरी पुस्तक चुरा लिया। शुद्ध उत्तर होगा उसने मेरी पुस्तक चुरा ली। प्रश्न 6 है, तुलसीदास सौगुण भक्तिधारा का कवि थे। इसका शुद्ध उत्तर होगा तुलसीदास सौगुण भक्तिधारा के कवि थे। यहाँ पे थे होगा, गलत हो गया है, कवि थे। प्रश्न 7 है, राम और श्याम अपने अपने घर गया। इसका शुद्ध उत्तर होगा राम और श्याम अपने अपने घर गए। प्रश्न 8 है, गीता सरला की अपेक्षा अधिक सुंदरी है। इसका शुद्ध उत्तर होगा गीता सरला की अपेक्षा अधिक सुंदर है। प्रश्न 4 है, निम्न मुहावरों कहावतों में से किन्हीं 5 का अर्थ स्पष्ट करते हुए उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आइए देखते हैं इन सभी का प्रश्नों का उत्तर। प्रश्न 1 है, प्राण सूखना। इसका मतलब हुआ भयभीत होना, डरा हुआ होना। जैसे कोविड-19 की घटना से देशवासियों के प्राण सूख गए। प्रश्न 2 है, आंखें खुलना। इसका अर्थ हो गया सावधान हो जाना। 2 बार बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा में असफल होने पर परीक्षा के प्रति मेरी आंखें खुल गई। प्रश्न 3 है, गुड़ गोबर कर देना। इसका अर्थ हुआ काम बिगाड़ देना। जैसे रमा की अदूरदर्शिता के कारण वार्षिकों उत्सव का गुड़ गोबर हो गया। प्रश्न 4 है, एक पंथ दो काज। एक कार्य के साथ दूसरा भी पूरा करना। जैसे रमा दिल्ली परीक्षा देने गया और मुगल गार्डन भी देखा। इस प्रकार उसने एक पंथ दो काज की कहावत को चरितार्थ कर दिया। प्रश्न 5 है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इसका अर्थ हुआ स्थिरता का अभाव। जैसे मोहन की नशे की लत ने उसे धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का की स्थिति में पहुंचा दिया है। प्रश्न 5, विशेषण की परिभाषा देते हुए गुणवाचक विशेषण को सोदाहरण समझाएं। और या अथवा में प्रश्न 5 ही है, संज्ञा से आप क्या समझते हैं उसके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाएं। आइए देखते हैं इन सभी का उत्तर। प्रश्न 5 का उत्तर है विशेषण की परिभाषा। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण जैसे काला घोड़ा। गुणवाचक विशेषण जिन विशेषणों से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था आदि का बोध हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे कह सकते हैं अच्छा, बुरा, भला, खोटा, खड़ा इत्यादि। अथवा में प्रश्न 5 का ही उत्तर देखते हैं। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं जैसे उषा, गुलाब, बुढ़ापा आदि संज्ञा के उदाहरण हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। पहला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे किसी एक व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण दिल्ली, गोदावरी, अरावली ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। दूसरा नंबर है जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मानव, पशु आदि ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, भाव, दशा आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, सच्चाई, क्रोध ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। प्रश्न 6 है सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों को सोदाहरण समझाइए। इसका उत्तर हो जाएगा सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जैसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है
संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वह शब्द जो पुरुष सर्वनाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कह सकते हैं मैं, तुम, वह, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। वे तीन प्रकार के होते हैं जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष। बात करने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं, हम। जिससे बात की जाती है मध्यम पुरुष कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं तुम, तू, आप। जिसके बारे में बात की जाती है प्रथम या अनपुरुष कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर वह या वे। प्रश्न 7 है संधि किसे कहते हैं, उनके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। अथवा प्रश्न 7 में ही प्रत्यय व उपसर्ग के अर्थ बताइए और उसके उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कीजिए। आइए देखते हैं इन सभी के उत्तर। प्रश्न 7 है संधि किसे कहते हैं, उनके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। आइए देखते हैं इसका उत्तर। संधि दो अक्षरों या वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे विद्या जोड़ आलय विद्यालय, हिम जोड़ आलय हिमालय। संधि के तीन प्रकार हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। पहला है स्वर्ग संधि, दो स्वरों के योग से बनने वाले संधि को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या जोड़ आलय विद्यालय। दूसरा है व्यंजन संधि, जब दो वर्णों के मेल से कोई संधि बनती है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक जोड़ इस वागीस। प्रश्न 3 है विसर्ग संधि, जब स्वर और व्यंजन वर्गों के मेल से संधि बनती है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे नी जोड़ छल निश्चल। अथवा में प्रश्न 7 है प्रत्यय व उपसर्ग के अर्थ बताते हुए उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द या धातु के पश्चात लगकर यौगिक शब्द की रचना करता है। जैसे चरा जोर ई चराई, भूगोल जोर इक भौगोलिक आदि। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर अर्थ में विशिष्टता पैदा कर देता है। जैसे अभि जोड़ मुखी अभिमुखी, अति जोड़ रिक्त अतिरिक्त आदि। अब देखते हैं प्रश्न 1, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध लिखने की कला आपकी अपनी होनी चाहिए। वो कहते हैं विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर लिखे। ये सारे निबंध हमारे शारदा लॉ एजुकेशन टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह आज का टॉपिक समाप्त होता है। आशा करता हूं आज का टॉपिक आप सभी को पसंद आया हो। यदि पसंद आए तो जुड़े रहें लॉ एंड बैंकिंग विद राकेश के साथ। साथ ही यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।